18 महीने हुए, तो 18 महीने में हमने कम से कम इस देश में ये गूंज तो गुंजा दी कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए और पंडे पुरोहितों से महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए। तो मुक्ति की हम ये बात मान गए कि इस देश की 140 करोड़ आबादी है, तो 140 करोड़ की आबादी में कम से कम 1% अगर आंदोलनकारी हम लोग एकजुट कर पाए तो सरकार को जैसे चाहे वैसे मनवा सकते हैं। राजनीति केवल किसी को हराना नहीं है, राजनीति संरक्षण है, राजनीति सुरक्षा है, राजनीति सुविधा है, राजनीति कर्तव्य है इस देश के नागरिक होने का। राजनीति किसी पार्टी के तहत केवल चुनाव लड़ना नहीं है, राजनीति अपने देश के प्रति समर्पण भाव, ईमानदारी का भाव दिखाना भी राजनीति है। और पूरे देश के आंकड़े में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ही मात्र 2% लोग बुद्धिस्ट रहते हैं। हम 1% की बात कर रहे हैं। ये 2% में से अगर हमने एकजुटता लेकर आ गए, ये एकजुटता हमारी इस लड़ाई को बड़ी ताकत देगी। और जो बिहार गवर्नमेंट सम्राट चौधरी है, उधर सम्राट अशोक ने बनाया था, सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार बनाया, ये संयोग बन रहा है एक। मुझे लगता है कि ये संयोग अच्छा बन गया और इसका पूरा चक्र अच्छा चल गया। उधर सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार बनवाया था, इधर सम्राट चौधरी है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बुद्धिस्ट की अगर अधिकारों की बात करें तो बुद्धिस्टों की जो विरासत है उसको बचाने के लिए लगातार आंदोलन होता रहता है। चाहे अधिकारों की बात करें, चाहे विरासत को बचाने की बात करें, कल्चरल हेजीमनी पर जिस तरीके से लगातार प्रहार हो रहा है उसको लेकर देश भर में एक नई जंग छिड़ी हुई है। आप लगातार देखेंगे महाबोधि को आज़ाद कराने के लिए लगातार सड़कों से लेके सदन तक आवाज़ गूंज रही है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि सरकार जो है इस बुद्धिस्टों के प्रति अपना जो रवैया है बिल्कुल भी बदलने के लिए तैयार नहीं। मेरे साथ खास मेहमान है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भंते विनय आचार्य। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर सरकार आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी आप हार मानने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं। ना ही सरकार बदलाव करना चाहती है और ना ही बुद्धिस्ट जो हैं वो रुकने का नाम ले रहे हैं। सर क्या कहेंगे? पहले तो नेशनल दस्तक की तरफ से आपको वंदनामी, और उसके बाद पहला सवाल यही है कि आप लगातार देखेंगे कि आपने बीटी एक्ट को रद्द कराने की मांग की, जेल भी गए और उसके बाद आपने एक और नया आगाज कर दिया। देखिए, हम जिनके मार्ग पे चलते हैं, भगवान बुद्ध के मार्ग पे हम चलते हैं, और उन्होंने जब घर छोड़ा तब उनकी आयु 29 साल की उम्र थी। और 29 साल की उम्र से उन्होंने 6 साल तक जंगलों में भटकते हुए 6 साल के बाद बोध गया में संबोधि की प्राप्ति करी। यानी 6 साल का तो एक ऐसा प्रॉपर स्ट्रगल था जो पूरे रिकॉर्ड में है। और हमें पढ़ाया जाता है कि सिद्धार्थ गौतम ने 6 साल कैसे संघर्ष करा। उस संघर्ष में भूखे प्यासे, सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ झेला उन्होंने। सब कुछ झेलने के बाद आखिर कर उनको उम्मीद थी कि एक दिन मुझे सफलता मिलेगी, और सफलता मिली उसी धरती पे जिस धरती की लड़ाई मुक्ति के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अभी तो हमें 1.5 साल हुआ है, 18 महीने हुए, तो 18 महीने में हमने कम से कम इस देश में ये गूंज तो गुंजा दी कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए और पंडे पुरोहितों से महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए। तो मुक्ति की गूंज 1.5 साल में, 18 महीने में देश के हर एक राज्य और शहर तक पहुंच गई है। अब दूसरा जो काम है वो एकजुट करने का है, क्योंकि हम ये बात मान गए कि इस देश की 140 करोड़ आबादी है, तो 140 करोड़ की आबादी में कम से कम 1% अगर आंदोलनकारी हम लोग एकजुट कर पाए तो सरकार को जैसे चाहे वैसे मनवा सकते हैं। तो 1 करोड़ 40 लाख लोग अभी जब उत्तर प्रदेश में यात्रा निकालने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ बुद्धिस्ट लोग रहते हैं जो भगवान बुद्ध के धम्म को मानते हैं, भगवान बुद्ध के धम्म के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। यानी उत्तर प्रदेश की 12 से 13% आबादी बुद्धिस्ट होगी है। और पूरे देश के आंकड़े में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ही मात्र 2% लोग बुद्धिस्ट रहते हैं। हम 1% की बात कर रहे हैं। ये 2% में से अगर हमने एकजुटता लेकर आ गए, ये एकजुटता हमारी इस लड़ाई को बड़ी ताकत देगी। और जो बिहार गवर्नमेंट सम्राट चौधरी है, उधर सम्राट अशोक ने बनाया था, सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार बनाया, ये संयोग बन रहा है एक। मुझे लगता है कि ये संयोग अच्छा बन गया और इसका पूरा चक्र अच्छा चल गया। उधर सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार बनवाया था, इधर सम्राट चौधरी है। आपको शायद नहीं मालूम है, सम्राट चौधरी जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं उसकी विचारधारा अलग है। वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और आप अलग ही विचारधारा की गंगा बहार है। खून से गद्दारी तो नहीं करेंगे, खून से गद्दारी तो विचारधारा अलग, खून से गद्दारी तो नहीं करेंगे। अगर उन्हें लगा कि हाँ तुम्हारे अंदर सम्राट अशोक के वंश खून है, उन्हीं के वंशजों की तुम एक अंश हो,
तो मुझे लगता है सम्राट चौधरी का हृदय कहीं ना कहीं जैसे बदल गया था सम्राट अशोक का, इनका भी हृदय बदल जाए। वो भी तो युद्ध करने चले थे, उनकी विचारधारा दूसरी थी, पर कलिंग में जाके उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया, उनकी भी सोच बदल गई और भगवान बुद्ध के दम के सामने नतमस्तक हो गए। हो सकता है ऐसे ही जैसे चल रहे हैं, ये भी उसी संघर्ष से चलते आ रहे, ये भी उसी के शिकार हुए हैं, आगे चलकर सम्राट चौधरी का भी हृदय परिवर्तन हो जाए। और जैसे आपने उनका एक मंच पे से एक भाषण भी था कि अगर मैं मुख्यमंत्री भविष्य में बना तो महाबोधि महाविहार और बीटी एक्ट रद्द जरूर करूंगा। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं और जल्द ही हम उनको याद दिलाएंगे कि आपका वो भाषण और सम्राट अशोक का वो संदेश आज तुम्हारे तक पहुंच गया है। तुम भी उसी वंश के हो जिन्होंने भगवान बुद्ध के सामने माथा टेक और भगवान बुद्ध की शरण चले गए थे। अब तुम्हारी भी समय आ गया, तुमको भी जाना पड़ेगा। तो ये तो हम एक संजोग बना के चल रहे हैं और ये सिखा रहे कि ये लड़ाई केवल सम्राट चौधरी बिहार के लिए नहीं करनी, तुमको या देश के लिए नहीं करनी, ये पूरे विश्व के लिए करनी है। आपकी लड़ाई तो बिहार की धरती पर थी, महाबोधि को लेकर। कहाँ उत्तर प्रदेश में आ गए, बाबा का गणराज्य है वो, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर राम मंदिर को लेकर राजनीति होती है, वहाँ पर बुद्धिस्टों का क्या काम? उत्तर प्रदेश भगवान बुद्ध के संदेश की धरती है। भगवान बुद्ध की उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा समय 22 वर्षा काल भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में किए। भगवान बुद्ध के उसके बाद सबसे ज्यादा समय श्रावस्ती के बाद आपके कौशाम्बी में 12 वर्षवास किए। इसका मतलब तो ये हुआ कि बिहार में तो केवल भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करा, लुम्बिनी में केवल जन्म हुआ, जो सारा समय है भगवान बुद्ध का उत्तर प्रदेश में है। ज्ञान दिया उत्तर प्रदेश में, रहे उत्तर प्रदेश में, घूमे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण किया। उत्तर प्रदेश ऋणी है भगवान बुद्ध का और मैं कह रहा हूं ये ऋण उत्तर प्रदेश उतारेगा। ये जो आप यात्रा करने जा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी जानकारी चले। हाँ, मैं अभी आपके चरण के माध्यम से ये कहूँगा कि एक नेशनल दस्तक बहुत बड़ी आवाज़ है जिसने बहुजन समाज को जगाने में और बहुजन समाज की आवाज़ को उठाने में एक राष्ट्रीय और इंटरनेशनल मुहिम बना है। आपके चरण के माध्यम से कहूँगा कि हमारी ये यात्रा 26 अगस्त 2026 से लखनऊ से शुरू हो रही है और अपने पड़ाव के साथ साथ ये 105 दिन लगातार उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चलेगी और 75 जिलों में जाते हुए ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए जन संवाद करेगी, एकजुट करेगी और बुद्धिस्टों के हक अधिकार क्या है इस देश में जहां बुद्धिस्टों को माइनॉरिटी में गिना जाता है, असल में वो बौद्ध समाज इस देश का बहुसंख्य समाज है। ये देश बुद्धिस्टों का है, इसी देश के नाते पूरे विश्व के लोग इसको वंदन करने आते। तो आपका चैनल जो लोग उत्तर प्रदेश के खास तौर पे देख रहे वो सब लोग तैयारी कर लीजिए कि 26 अगस्त से ये यात्रा आपके जनपदों में, आपके जिलों में पहुंच रही है और 6 दिसंबर को बाबा साहब की 70वीं पुण्यतिथि पर लाखों लोग उत्तर प्रदेश और देश के तमाम इलाकों से पहुंचकर लखनऊ की धरती पे भगवान बुद्ध की दीक्षा लेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर सम्राट अशोक के सपने को साकार करेंगे। इसी पिलर के साथ, इसी मजबूती के साथ अगर सरकार के पास ताकत है, ये ताकत दूसरी ताकत लोकतंत्र कहता है कि सत्ता की ताकत से बड़ी ताकत जनता की ताकत है। ये बौद्ध समाज के, अम्बेडकर समाज के, इस देश की जनता की ताकत उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में 2027 को सरकार को दिखाएगी। अगर हमारी बात नहीं मानी तो उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आएंगे। आप ये धमकी दे रहे हैं जबकि बुद्ध का मार्ग तो संयम का है, करुणा का है, मैत्री का है, और आप तो लगता है पॉलिटिकल बनते हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप आप पर भी लगते हैं। संविधान ने कहा कि जब संविधान लागू हो गया, लोकतंत्र लागू हो गया तो देश का एक नागरिक राजनीतिक तो बनी गया ना। वोट डालना राजनीतिक है, चुनाव तो कर रहे हैं ना आप। वोट सबको मिल गया तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होगी। कोई पार्टी में रहकर राजनीति कर रहा तो कोई पार्टी के समर्थन में आके राजनीति कर रहा। वोट डालना एक राजनीति है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना एक राजनीति है, अपने हक अधिकार की बात को लोगों तक पहुंचाने एक राजनीति है। क्योंकि राजनीति का मतलब है एक नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित रखना, एक नागरिक की मान्यताओं को उसका संरक्षण करना उसकी राजनीति है। राजनीति केवल किसी को हराना नहीं है, राजनीति संरक्षण है, राजनीति सुरक्षा है, राजनीति सुविधा है, राजनीति कर्तव्य है इस देश के नागरिक होने का। राजनीति किसी पार्टी के तहत केवल चुनाव लड़ना नहीं है, राजनीति अपने देश के प्रति समर्पण भाव, ईमानदारी का भाव दिखाना भी राजनीति है। मंदिर के चंदे को लेकर जो हिंदू नाराज है, कहीं आप उनको बुद्ध के मार्ग पर तो नहीं लाना चाहते? मैं तो कहना चाह रहा हूं
कि राम ही नहीं बचे अब तो। उधर जब राम थे तब सीता चोरी हो गई, अब के राम की धन चोरी हो गई। तो इसका मतलब कल भी रावण थे, आज भी रावण। वहां के राम भी कहते हैं कि सत्ता के लिए घर छुड़वा दिया उनसे, पर यहाँ के रावण, यहाँ के जो चोरी करने वाले लोग हैं, मैं ये कहना चाहूंगा फंसने वाले बड़े ड्राइवर है, कर्मचारी है। कर्मचारी ड्राइवर, आप सोचिए 200 करोड़ कैसे चुरा लेंगे? 200 करोड़ के पॉकेट में आते हैं, थैली में आते हैं, बैग में आते हैं, अरे कंटेनर लगा होगा वो पूरा का पूरा भरने के लिए। तो क्या पूरा कंटेनर वहां के जो सीनियर 3 IAS ऑफिसर जो निगरानी करते हैं, चप्पे चप्पे पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, वहां पर यूपी पुलिस जो निगरानी करती है, क्या उनकी आंखों के सामने से, CCTV के सामने से, वहां 3 IAS जो निगरानी करते हैं उनके सामने से 200 करोड़ चोरी हो गया? ये 200 करोड़ ड्राइवर तो नहीं चुराएगा, ये 200 करोड़ तो वही चुराएगा जिसने उसे बनाया है। मतलब जिसकी दुकान है उसी का माल है। दुकान भाजपा की है, दुकान RSS की है, तो चुराने वाले भाजपा और RSS है। आप चुराने वाले अगर मंदिर के हेड ही होते तो मौन अवस्था में थोड़ी ना जाते, उनको सदमा लगा है, मौन हो गए वो। तो ड्रामा तो करना पड़ेगा। आपने देखा कि अगर भाई आपका मरा ना हो और पड़ोसी का मरा हो तो तुम्हें कम से कम ऐसा तो करना चाहिए कि तुम्हारा ही मरा हो, नहीं तो तुम पे सवाल खड़े हो जाए कि तुमने तो नहीं मार दिया। तो हम पे सवाल ना खड़े हो जाए, मरा भले पड़ोसी का हो पर रोने जैसी शकल तो बनानी पड़ेगी। चोर भले हो पर तुम्हें दिखाना पड़ेगा चोरी तुम्हारी हुई है। ये सरकार ये सब खेल खेल रही है। चोर सिपाही दोनों मोसरे मोसरे भाई है, चोरी करने वाले भी वही है और केस करने वाले भी वही है। चलो बुद्धिस्टों की बात करें सर, कल्चरल हेजीमनी को कैसे बचाएंगे? बाबा साहब ने कल्चरल हेजीमनी की बात करी। अगर हम अम्बेडकरवादी ST SC OBC की खासकर बात करें तो आदिवासियों से तो उनसे जल जमीन जंगल छीना ही जा रहा है, बुद्धिस्टों से उनसे विरासत छीनी जा रही है। कैसे सोशल चेंजेस आएंगे? देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ये चेंज लाने के लिए एक चीज़ बड़ी कहते हैं, वो कहते हैं कि हम सबसे पहले ये जान ले कि हम जिस देश में रहते हैं क्या इस देश के प्रति हमारा कोई कर्तव्य है। ये कर्तव्य जानना ही किसी अधिकार की लड़ाई लड़ा सकता है आपको। अभी तक तो देश की जनता ये मानती नहीं है। आप जो गरीब है उसको पूछो क्या ये देश तुम्हारा है, बोले कि नहीं अभी तो भूख मेरी है। पूछो ये जंगल ये संस्कृति तुम्हारी है, बोले कि नहीं अभी तो ये छत मेरी नहीं है। वो कहे कि इस देश की जो विरासत है ये तुम्हारी है, बोले कि नहीं अभी तो सोने की नींद भी मेरी नहीं है, मैं सो नहीं पाता हूं। ये समाज वो है जो अभी केवल भूख से लड़ रहा है। ये समाज जो अपनी छत से लड़ रहा है, ये समाज जो अपने तन को ढकने से कपड़े से लड़ रहा है। इस समाज को संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, जंगल के बारे में, पर्यावरण के बारे में, शिक्षा के बारे में कैसे पता करेंगे? इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कथन कहा कि इसके भीतर स्वाभिमान जगाना होगा। अगर इनको कपड़ा नहीं मिल रहा है, इनको खाना नहीं मिल रहा है, इनको छत नहीं मिल रही है, तो मुझे इनको स्वाभिमानी बनाना होगा कि तुम बिना तन के भी संघर्ष कर सकते हो, बिना छत के भी लड़ाई लड़ सकते हो। यानी वो बीच का एक रास्ता निकालते, जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि बीच का रास्ता निकाल के लाओ। बाबा साहब ने कहा स्वाभिमानी बना दो, इन्हें सम्मान से जीना सिखा दो। खाना मिले या ना मिले पर सम्मान होना चाहिए। ये सम्मान का जब इनके भीतर भाव उत्पन्न हो जाएगा, ये अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बौद्ध समाज भी लड़ेगा, आदिवासी भी लड़ेगा, शोषित भी लड़ेगा, पीड़ित भी लड़ेगा। बस स्वाभिमान और सम्मान इसके भीतर जगा दो। मुझे लगता है इसी की जरूरत ज़्यादा है आज। अब हम पहले अगर भूख से नहीं लड़ पा रहे, अपने तन ढकने कपड़े से नहीं प्राप्त कर पा रहे, छत नहीं बना पा रहे, तो स्वाभिमान तो पैदा कर सकते, क्योंकि स्वाभिमान खरीदना नहीं पड़ेगा। स्वाभिमान तो आपकी सोच है, बदलनी तो है उसे। एक गुलामी की सोच से आज़ादी की सोच में जाना है। यहाँ आपको छत के लिए खरीदने के लिए पैसा नहीं चाहिए, कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं चाहिए, खाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। ये तो सोच पर निर्भर करता। सोच बदल लो, स्वाभिमानी बन जाओगे, और स्वाभिमानी के सामने कोई भी सरकार टिक नहीं सकती, उसकी रक्षा होगी जरूर। क्या कहेंगे? आप पर FIR भी हुई, जेल भी गए आप, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। बाबा से डर नहीं लग रहा है? भगवान बुद्ध ने कहा था जीवन जो है मरकर एक बार जी के देखो। जेल उसकी अर्ध मौत होती है। जेल जो होती है ना उसकी अर्ध मौत है। क्योंकि क्या होता है, बंदी से लग गई, रोक लग गई, ब्रेक लग गया, बस वो अर्ध मौत है उसकी। और एक मौत आखिरी में होनी है तुम्हें। भगवान बुद्ध ने कहा तुम जी कर मर के देख लो एक बार, फिर तुम्हें कोई मारने वाला नहीं है। तो ये जो जीवन हैगा
ये मरने के लिए तब से ही तैयार हो गया जब हमने भगवान बुद्ध से वो सीख लिया कि मर के जीना है। और तो अर्थ एक तो सरकार ने सिखा दिया, हमें जेल में भेज दिया हमें, तो वहां भी सीख गए भाई हो ये अर्ध मौत होती है हमारी। आधी मौत तो जी ली ना हमने। जीवन कैसा होता है, सारी बंदी से लग गई, आज़ादी पे बंदी से लग गई, बोलने पे बंदी से लग जाती है। मैंने जेल में केवल कितना सांस ले सकते हो और खाना खा सकते हो और सो जाओ जाके, बोल तुम नहीं सकते, कोई जा कहीं नहीं सकते हो, तो वो भी एक अर्ध मौत का घर है जेल जो है। तो वहां से जब आप निकल के आ गए, यानी अब आप मर के जी चुके हो, तो मौत का तो कोई भय नहीं है। और रही बात एक ही भय, भगवान बुद्ध कहते हैं ये भय है परिवर्तन का। परिवर्तन की दिशा में कदम पीछे मत ले जाना, परिवर्तन की दिशा में आगे ही चलते जाओ। मंजिल आज नहीं तो कल जरूर आएगी, और ऐसा कोई प्रयास निष्फल नहीं जाता है जिसको किया जाए और उसके परिणाम न बने। ये तो भगवान बुद्ध का कर्म का सिद्धांत भी मानता है कि तुम जब कोई कार्य करोगे तो कारण तो परिणाम बनेगा जरूर। आप ऐसे माहौल में यात्रा करने जा रहे हैं जब सोशल जस्टिस की लड़ाई के लिए परमिशन नहीं मिलती। आप देखेंगे जंतर मंतर पर 19 दिन से लगभग भूख हड़ताल चल रही है, सरकार को कोई असर नहीं हो रहा है, और आप यात्रा से कोई बदलाव लाएंगे? देखिए, परमिशन, मैं तो कहता हूँ अगर कोई काम परमिशन लेके कर रहे हो, इसका मतलब है कि सरकार सहमति दे रही है आपको, यानी आप सरकार आपके कार्य से सहमत है। सरकार तभी तो परमिशन देगी, और सरकार आपके कार्य से सहमत नहीं है तो परमिशन नहीं देगी। तो ये काम का फर्क है आपके। अगर परमिशन मिल रही है यानी सरकार को लगता है ये हमारी सहमति का काम है, इसे कर सकते हो। और जब सरकार परमिशन ना दे, इसका मतलब ये कि ये लड़ाई अच्छी है, ये पूरी सरकार के खिलाफ है। तो मैं तो उन सभी संगठनों को, उन सभी दलों को कहना चाहता हूं, सरकार परमिशन दे रही तो मतलब है सरकार सहमत है। सरकार परमिशन नहीं दे रही, इसका मतलब सरकार तुम्हारे काम से सहमत नहीं है, इसका मतलब वो काम सरकार के खिलाफ है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन का काम है, ये उस व्यवस्था परिवर्तन का काम है जिसमें 135 साल से पंडित पुरोहितों को बिठा रखा है, जहां सरकार महाबोधि महाविहार के दान का, चंदे का पैसा अपनी पार्टी दफ्तरों में लगा रही है, पार्टी दफ्तर के कार्यकर्ताओं को चला रही है। तो ये वो पैसा जो उनकी गाड़ियों के पेट्रोल भर रहा है, तो ये सरकार के खिलाफ है। तो सरकार परमिशन नहीं देगी तो हम कम से कम संतुष्ट है कि हमारा आंदोलन सरकार के खिलाफ है। देश की आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा देश के आवाम को ये मैसेज है, और खास तौर पे अब उत्तर प्रदेश में जाने वाले, तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में रहने वाले सभी बुद्धिस्ट, अम्बेडकरवादी, बहुजन समाज और तमाम जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, उनसे मेरा यही संदेश है कि पूरा बौद्ध समाज, भिक्षु संघ 26 अगस्त 2026 से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आ रहा है। ये भगवान बुद्ध के शिक्षा, शांति, मैत्री, करुणा, मुदिता का संदेश है, जो महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जन संवाद करने आपके बीच आएगा। तो आप तैयारी कर लीजिए, हम लोग आ रहे हैं। ये आपके जिले की जिम्मेदारी है कि आप अपने जिले में महाबोधि महाविहार मुक्ति की लड़ाई में कैसे सहभाग करते हो, कैसे मजबूती लाते हो। तो तैयारी करिए, 26 अगस्त से हम तैयार होके आ रहे, आप लोग भी तैयारी कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। और नेशनल दस्तक को मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपकी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, उसमें हम जैसे लोगों को भी शामिल होके इस देश में एक लड़ाई मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं। नमो बुद्धाय। तो ये थे मेरे साथ भंते विनय आचार्य। तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बात करते हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की धरती पर नया आगाज़ होगा, परिवर्तन की एक नई दिशा देखने के लिए मिलेगी। और सोचिए, कल्चरल हेजीमनी को बचाने के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाते। अगर आपको लगता है कि हमें अपनी विरासत को बचाने के लिए, हम अपने बुद्ध के मार्ग को बचाने के लिए सड़कों पर आना चाहिए, तो आपको इस यात्रा में ज़रूर शामिल होना चाहिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।